जी, राहुल द्रविड़ सर मेरे बचपन से ही आइडल थे। मैं जब क्रिकेट बचपन में देखा करता था टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो हमेशा वेट करता कब राहुल सर बैटिंग करने के लिए आएँगे और देखूँगा मैं उनकी बैटिंग। रोहित शर्मा आप अगर देखें एज़ द ओपनर बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मज़ा आएगा उनको देखने में, उनके साथ प्रैक्टिस करने में, किस तरीके से वो तैयारी करते हैं, किस तरीके से वो मैच में खेलते हैं, ये सब देखने की बात पता चलेगा कि ऐसा मैं और उनसे क्या सीख सकता हूँ, किस तरीके की मैं भी तैयारी कर सकता हूँ या मैं क्या अपने चेंजेस ला सकता हूँ छोटे गेम में। का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा कि वो उन लोग की बॉलिंग और हमारी बैटिंग हम लोग वो चीज़ कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि हमको पता ही है उनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है और हमारी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो वो कॉन्टेस्ट मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़ा आएगा उसमें क्या होगा देखने में। और लेट्स होप कि इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम हो रही है और इंडिया ही उसको जीते। जैसे कि एज़ अ ओपनिंग बैट्समैन मेरे हिसाब से डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी रहेगा इंग्लैंड में। तो उस चीज़ों पे काम किया जा रहा है और ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करें जिससे फास्ट बॉलर से थोड़ी हेल्प रहे। तो एक चैलेंजिंग टाइप प्रैक्टिस हो। अगर मैं 100 भी बनाता था और वो मुझसे मिलते तो बोलते कोई नहीं, वेल प्लेड लेकिन अगले मैच में और ज़्यादा बना दें। तो वो हमेशा एक पुश करते रहते थे मेरे को। सौरभ सर का तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही कि मेरे को हमेशा ही पुश किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि टीम को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ खेलने को तैयार हूँ। और मैंने ये रोल पहले भी किया हुआ है इंडिया ए में, कभी-कभी हुआ है कि मेरे को 3 नंबर खेलना पड़ा हो। बट वो रोल में मेरे को लगता नहीं कोई भी दिक्कत आएगी। मेरा बस यही काम है कि जब भी मुझे मौका मिले अपनी टीम के लिए 100% दूँ और परफ़ॉर्मेंस करके दिखाऊँ टीम के लिए। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तैयारी। और जैसे कि हम लगातार बिल्डअप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड दौरा उस पर तमाम बातचीत कर रहे हैं, तो आपके साथ इंटरव्यूज भी लेकर आ रहे हैं। और अब बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, अभिमन्यु ईश्वरन। जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को लगातार फॉलो कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से इनका नाम हर बारी आता रहता है। स्क्वाड के साथ भी लगातार जुड़े रहे हैं, पिछला जो इंग्लैंड का भारत दौरा हुआ था उसमें भी था, और अब जो है इंग्लैंड जा रहे हैं भारतीय टीम के साथ। और एक बड़ा असाइनमेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, साथ ही साथ इंग्लैंड का दौरा भी है, लंबा दौरा है, हो सकता है चांस मिले, अभी स्टैंड बाय में है। अभिमन्यु, सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से करना चाहता हूँ कि आपके और मेरे में एक जो कॉमन चीज है वो है राहुल द्रविड़ से मोहब्बत। जैसे आपके रोल मॉडल राहुल द्रविड़ है, वैसे मेरे भी हैं। और राहुल द्रविड़ सर के साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया, उसने आपके जो करियर में है एक टर्निंग पॉइंट वो जरूर रहा, क्योंकि 20 जो आपका सीजन रहा था बड़ा जबरदस्त, जो 2018-19 सीजन रहा था, उसमें आपको 60 मिल रही थी लेकिन वो 100 में कन्वर्जन हुए, तब जब आपने राहुल द्रविड़ सर से खास बातचीत की, उस पर अगर आप थोड़ा-सा बताएँ? जी, राहुल द्रविड़ सर मेरे बचपन से ही आइडल थे। मैं जब क्रिकेट बचपन में देखा करता था टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तो हमेशा वेट करता कब राहुल सर बैटिंग करने के लिए आएँगे और देखूँगा मैं उनकी बैटिंग। और जब मैं इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम खेला तो राहुल सर ही कोच थे। मेरी मैं किस्मत अच्छी थी कि सर तब इंडिया के कोच थे और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले होते हैं। बट उन्होंने जितने रन बनाए हैं इंडिया के लिए, वनडेज़ में हो या टेस्ट क्रिकेट में हो, अवे टूर्स पे उन्होंने काफ़ी रन्स किए, तो वो देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। और जब भी इंडिया के लिए मैं खेला हूँ, तो वो एक्सपीरियंसेस काफ़ी शेयर करते थे अपने, जैसे कि हम लोग इंग्लैंड गए, तो वहाँ की कंडीशंस के बारे में कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन कंडीशन से, कंडीशंस पहले कैसे रीड कर सकते हैं, पिचेज़ कैसे रीड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिली, बट सबसे मेजर चीज़ वही थी कि मेरा कन्वर्जन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था वो टाइम पे। मैं 50, 60, 70, 80 पे आउट हो रहा था, मैं 100 नहीं कर रहा था, बड़े 100 नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने उनसे बात करी, क्योंकि न्यूज़ीलैंड में मेरे साथ से हुआ कि मैं 2 बार 50 पे आउट हो गया, तो मैंने उनसे फिर पूछा कि सर ऐसा दिक्कत हो रही है, डोमेस्टिक में भी हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है और हम लोग क्या करते हैं कि जब नहीं बनता है कोई चीज़, तो हम हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। तो अगर उसके बारे में नहीं सोच के सिर्फ़ अपने काम के बारे में सोचा जाए, कि जैसे हम लोग मैच से पहले कैसे प्रिपेयर करते हैं, कि एक बॉलर के अगेंस्ट जो प्लान रखते हैं, वो उस टाइम पे खाली 1 ओवर के लिए उसी बारे में सोचें और ट्राई करें कि जितना छोटा-छोटा सोच सकें कि एक टाइम पे 1 बॉल। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है एक बैट्समैन के लिए प्रेज़ेंट में रह पाना, क्योंकि इंसान जब 50 पे होता है उसको लगता है नहीं यार, अभी मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, बट वो फेजेज़ आएँगे डोमिनेट करने के, नहीं करने के, बट अगर मैं प्रेज़ेंट में रह पाऊँ और एक टाइम पे 1 बॉल पे मैक्सिमम 1 ओवर पे ध्यान रहे, तो वो ऑटोमैटिकली कन्वर्जन होता रहेगा। तो मैंने वही ट्राई किया और मेरे कन्वर्जन रेट में काफ़ी फ़र्क आया था और बहुत हेल्प हुई उस चीज़ से मुझे। तो मैंने उसके बाद करीबन 5-6 स्कोर ऐसे बनाए 150 से ऊपर, 150 और वो 200 भी बनाए, तो वो काफ़ी चीज़ मेरे को हेल्प करी राहुल सर की। तो आपने ऐसे बताया कि आप तमाम जो लगातार आपने परफॉर्मेंसेस भी दी, अलग-अलग कंडीशंस में आप खेल भी चुके हैं, इंडिया ए के साथ जो वक़्त रहा है आपका। और
थोड़ा-सा मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि राहुल द्रविड़ को एज़ कोच क्या ख़ास बनाता है? क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी यंगस्टर्स से बात होती है, वो हमेशा कहते हैं कि यार राहुल द्रविड़ सर ने हमसे बोला, हमसे बात करी, तो फिर चीज़ें अचानक से चेंज हो गई। क्या वो कम्फर्ट लेवल एक ऐसा फैक्टर है जो अलग बनाता है? क्या ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि उसमें वो अलग करता है आपको? कंफर्ट फैक्टर उनके साथ सभी प्लेयर का बहुत अच्छा है और वो बहुत ही अप्रोचेबल हैं। तो हम लोग पहली बार भी गए थे तो उनसे बात करने में काफ़ी ईज़ी हो रहा था, जबकि वो इतने बड़े खिलाड़ी इंडिया के लिए इतने मैच खेले हैं, कैप्टन रहे इंडिया के, बट उनको अप्रोच करना बहुत ईज़ी था और हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते थे टीम का और हमेशा कॉन्फिडेंस देते रहते थे। तो अगर कोई इंसान ऐसा हो और आपको मोटिवेट करता रहे, तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं उस टाइम पे, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, फिर इंडिया में जाते हैं, तो थोड़ा-सा नर्वसनेस ज़्यादा रहती है। बट अगर राहुल द्रविड़ सर आके आपको कोई बात बोल जाएँ कि चलो अपना गेम जैसा खेल रहे हो वैसे ही खेलो, एन्जॉय करो और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो, जस्ट गो आउट देयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। इतनी छोटी-सी बात रहती है बट मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस दे जाती है, क्योंकि एक राहुल सर जैसा इंसान अगर आपसे आके बोले, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और उनसे बात करना काफ़ी ईज़ी है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें उनसे शेयर कर लेते हैं, जो कि हम बाकी शायद लोगों से नहीं कर पाते हैं। और उनके सॉल्यूशंस हमेशा उनके पास रहते हैं, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेले हैं, उनको पता है कि एक प्लेयर की लाइफ में क्या-क्या हो सकता है और उस टाइम पे उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें मेरे को लगता है कि बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अच्छा, इंडिया ए से आप लगातार खेलते हुए आए हैं और हमने देखा है कि जो-जो प्लेयर्स इंडिया ए की तरफ से थे, जैसे उनको इंडिया मौका मिला, चाहे वो सिराज रहे हों, वाशिंगटन सुंदर ने भी बीच में जो रिप्रेज़ेंट किया था ए साइड को और साथ-साथ शार्दुल रहे हों, जो तमाम खिलाड़ी थे, शुभमन ने पहले था। हमने देखा कि जैसे ही उनको इंडिया खिलाया गया, वो कहीं पर भी वो नर्व्स नहीं थी या फिर ऐसा नहीं लगा था यार कि एक स्टेज हम ऊपर जा रहे हैं। तो क्या इसको आप एक फैक्टर मानते हैं कि जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक सेटअप ने, सिस्टम ने तैयार करवाया, क्योंकि आप ऑलरेडी जैसे आपका भी आप इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं, न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके हैं और अलग-अलग कंडीशन में वेस्ट इंडीज में आप खेल चुके हैं। तो ये सब आपको तैयार रखते हैं बेहतर पहले से ही? मेरे हिसाब से ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हुई है जब से इंडिया के टूर्स बढ़ गए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट और फ इंटरनेशनल क्रिकेट में एक जो गैप था, उसको एक तरीके से ब्रिज कर दिया गया है इंडिया ए टूर्स के हिसाब से। तो हम लोग जब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हम ऑब्वियसली काफ़ी इंटरनेशनल बॉलर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बैट्समैन काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, काफ़ी अलग-अलग कंडीशंस में खेल रहे हैं, ओवरसीज़ कंडीशंस में खेल रहे हैं। अगर आप पहली बार इंग्लैंड जाएँ खेलना, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं रहता, बट अगर आप दूसरी, तीसरी बार जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है। तो जितने भी खिलाड़ी हम इंडिया के खेले हैं, हम लोग काफ़ी जगहों पे खेले हुए हैं और ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी प्लेयर जा रहा है इंडिया ए से खेल के इंडिया के लिए, उसको काफ़ी कम मतलब परफ़ॉर्मेंस का चांस बेटर है। गारंटी कोई चीज़ की नहीं है, बट परफ़ॉर्मेंस का बिल्कुल। चांस बढ़ जाता है और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो इंडिया ए के जितने भी टूर्स होंगे, तो हमारी क्रिकेट और इम्प्रूव होती जाएगी इंडिया की। अच्छा, जैसे आपने खुद टच किया इस प्रिपरेशन पार्ट पे, आपने कहा कि इंग्लिश कंडीशंस में राहुल द्रविड़ सर इतना खेले हैं, वो शेयर करते थे अपना एक्सपीरियंस और साथ-साथ अब आपको भी इंग्लैंड जाना है, एक दौर आप कर चुके हो पहले इंडिया ए के साथ, तो अभी कैसे हाँ, तैयारी कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी आप देहरादून में हैं, तो तैयारियों के हाँ जी। लिहाज से आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? नहीं, कंडीशंस का थोड़ा आइडिया है, क्योंकि पहले भी मैं इंग्लैंड में खेला हुआ हूँ और मेरे कोच हैं मिस्टर अपूर्वा देसाई। तो उनके साथ प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे देहरादून में। तो वही ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी कंडीशंस को सिमुलेट कर पाएँ, आस-पास ला पाएँ, एक तो वो चीज़ पे ध्यान लगाया जा रहा है। और जबकि इस साल काफ़ी व्हाइट बॉल क्रिकेट हुई है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट इस साल हुई नहीं है, रणजी ट्रॉफी नहीं हुई हुँ। है डोमेस्टिक में। तो कोशिश वही है कि वो रेड बॉल में जो चीज़ें मैं अच्छी करता हूँ, उन चीज़ों को पे थोड़ा ध्यान लगाऊँ। जैसे कि एज़ अ ओपनिंग बैट्समैन मेरे हिसाब से डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी रहेगा इंग्लैंड में। तो उस चीज़ों पे काम किया जा रहा है और ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करें, जिससे फास्ट बॉलर्स को थोड़ी हेल्प रहे। तो एक चैलेंजिंग टाइप प्रैक्टिस हो, क्योंकि अगर नेट में मेरे को लगता है अगर जितना चैलेंज कर सकते हैं करना चाहिए, तो फिर मैच में थोड़ा ईज़ियर हो जाता है। तो वही सब कोशिशें चल रही हैं, जितनी तैयारी अच्छी हो सके इंग्लैंड जाने से पहले तक। हमने आपके सीज़न की भी जो है बात करी जहाँ पर आपने सिर्फ 6 मैचेज़ में आपने जिस तरीके से 861 रन लगा दिए थे और फिर उसके बाद आगे बढ़े आप इंडिया ए के लिए जहाँ-जहाँ खेला, श्रीलंका के अगेंस्ट मैच हुआ वहाँ पर डबल किया, रन्स बनाते गए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीज़न आया था थोड़ा-सा आपके फॉर्म में डिप आया। तो उस चीज़ से कैसे आप टैकल करते हो या फिर उस दौरान कभी ऐसा हुआ कि राहुल सर से फिर से बातचीत हुई या किसी भी और से जिससे आपको लगता हो कि यार ये मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ या मैं शेयर कर सकता हूँ कि किस सब से मैं गुज़र रहा हूँ अभी? नहीं, ऐसे फेजेज़ मेरे हिसाब से हर क्रिकेटर की लाइफ में आते हैं और ज़रूरी है कि उस टाइम पे अपने पे भरोसा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे को भी वही हुआ था कि नहीं बन रहे थे रन, जैसा सबके फेज़ आता है, तो बट मैं वही कोशिश कर रहा था कि जितनी अच्छी तैयारी कर सकूँ हर मैच के लिए, प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी रहती है मेरे लिए। तो फ़ोकस उसी चीज़ पे था और उस टाइम पे एक पॉज़िटिव चीज़ ये थी कि हमारी टीम नई थी और रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेल रहे थे, हम लोग रनर्स अप हुए थे। तो हुँ। वो बहुत एन्जॉय कर रहा था उस टाइम पे, टीम का सक्सेस एन्जॉय करने का अलग ही मज़ा रहता है।
और उस टाइम पे ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का एक टूर हुआ था बीच में, मैं एक मैच खेलने गया था, तो बीच में राहुल सर से भी मिला था मैं एक बार। तो बैटिंग अच्छी हो रही थी, ऐसे बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बट होता है कभी कभी कि रन नहीं बन पाते हैं, तो उस टाइम पे पेशेंस बहुत जरूरी होता है कि आदमी ज्यादा आगे या पीछे की नहीं सोच के एक एक मैच के बारे में सोचे तो बेहतर रहता है। और ये पैच से जब निकलता है इंसान, तो ऑब्वियसली एक बेटर क्रिकेटर बन के निकलता है। मेरे को लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल चीज थी मेरे लिए, क्योंकि एक बार ऐसा फेज आता है तो इंसान और मेहनत करने लगता है, और वो एक पुश मिल जाता है इंसान को, नहीं यार कि एक साल खराब गया थोड़ा, मैं अगले साल इससे डबल रन बनाऊंगा। तो वो कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर रहना चाहिए कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, और अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखना उस टाइम पे सबसे जरूरी चीज हो जाती है। अभिमन्यु, हमने चेतन से अभी कुछ वक्त पहले बात की थी उनके आईपीएल से पहले, तो लास्ट सीजन वो, क्योंकि इससे पिछले सीजन में आरसीबी के साथ एज नेट बॉलर वो थे, तो उन्होंने काफी टाइम स्पेंड किया विराट कोहली के साथ। आप भी सिमिलरली टीम के साथ जुड़े हुए थे इंग्लैंड दौरे पर भी, या फिर इंडिया ए टूर्स पर आपने काफी दफे हुआ होगा कि अजिंक्य रहाणे टीम के साथ रहे होंगे। तो जैसे चेतन का ये कहना था कि हम विराट कोहली को बस देखा करते थे कि यार ये क्या है इंसान, कैसे इनकी परफॉर्मेंस ऐसी आती है, प्रिपरेशन में क्या कुछ अलग करते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब आपने इंडिया का शेयर किया ड्रेसिंग रूम नेट, तो वहां पर विराट, रोहित, रहाणे, पुजारा, बैटिंग लाइनअप की हम जिस तरीके से बात करते हैं, आपके साथ भी जो खेले हैं प्लेयर्स, कुछ अलग आपने कुछ वहां से गैदर किया हो, पिक किया हो? नहीं, हम लोग जैसे सुनते थे कि विराट कोहली बहुत इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करते हैं, या इंडियन टीम बहुत इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करती है, बट कभी देखा नहीं था। तो वो चीज देखने को मिली मुझे कि कैसी इंटेंसिटी रहती है। ऐसा लगता नहीं है कि प्रैक्टिस चल रही है, लगता है मैच ही चल रहा है, उस इंटेंसिटी पे प्रैक्टिस होती है। एक भी बॉल मतलब ऐसा नहीं लगता कि प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं, बट सबको ऐसा लगता है कि जो मैच में एफर्ट रहता है उस एफर्ट से प्रैक्टिस होती है। सब बहुत मतलब स्पेसिफिक तैयारी करते हैं अपने टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि सब बहुत क्लियर रहते हैं कि मेरे को क्या करना है मैच में, इस विकेट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरा क्या रोल है, और मेरा ये गेम प्लान है। तो उसी तरीके की तैयारी करते हैं सब लोग। तो ये सारी चीजें थी जो देख के बहुत अच्छा लगा, और बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, क्योंकि अगर इंडिया होम सीरीज में पहला टेस्ट हार जाती है, तो हम्म। आप जानते हैं कि कितना मुश्किल रहता है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि काफी मीडिया इन्वॉल्व रहती है, काफी लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग क्रिकेट को। बट जिस तरीके से इंडियन प्लेयर्स का, हम लोग का एटीट्यूड था सब लोग का, कि एक मैच हो गया बट हम लोग को पता है हम ये सीरीज जीत सकते हैं और हम जीत के दिखाएंगे। तो वो कमबैक जिस तरीके से हुआ वो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एटीट्यूड एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हार गए हैं और थोड़ा सा डल हुआ हो। बिल्कुल भी नहीं, वो पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन रही। और जिस तरीके से अगले 3 टेस्ट मैच खेले इंडिया ने, वो देख के बहुत ज्यादा मजा आया। क्योंकि आपने इस पर टच किया, तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब वो पहला टेस्ट मैच हारे, उसका ड्रेसिंग रूम में जो हम कहते हैं कि रीग्रुप होते हैं, अगला मैच होता है प्रैक्टिस के लिए रीग्रुप होते हैं, तो उस हम्म। टाइम किस तरीके से बातचीत हुई, कैसे मोटिवेट किया गया? क्योंकि रवि शास्त्री आपके हेड कोच हैं, काफी बारी उनका भी जिक्र होता है कि भाई कैसे वो टीम को खड़ा करते हैं। अभी जैसे इंडिया नंबर वन फिर से एनुअल अपडेट में टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर वन रही, तो उन्होंने बोला कि यार बड़े गर्व की बात है, बहुत खुशी में महसूस करता हूँ जिस तरीके से टीम नंबर वन है। तो वो थोड़ा बताएंगे कि हार के बाद, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया, रीग्रुप होकर टीम मैनेजमेंट की तरफ से विराट ने या रवि शास्त्री ने या रोहित शर्मा, जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं, पुजारा, रहाणे, उन्होंने किस तरीके से टीम को एकजुट किया था और फिर बोला कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हमें जाना है, कैसे हमें आगे की जर्नी जो है देखनी होगी? नहीं, निराश तो सब लोग थे, क्योंकि पता था कि होम में हम लोग टेस्ट मैच हार गए हैं। और उसके बाद लेकिन सबको पता था कि सोच के फायदा नहीं है, क्योंकि 3 ही दिन बाद अगला टेस्ट मैच चालू था। तो सब लोगों ने वही रिकवरी पे ध्यान लगाया, और इंटेंसिटी हाई रही प्रैक्टिस पे। और सबसे जरूरी बात थी कि एनवायरनमेंट जो था ड्रेसिंग रूम का बहुत रिलैक्स था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है अगर आप एक मैच हार जाते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। वो बात एकदम नहीं आई। इंडियन टीम को पता था कि रस्टी रहे थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक था काफी लंबा, टेस्ट सीरीज से आए थे और एकदम से फिर इंडिया में खेलना। बट टीम ने जिस तरीके से फिर प्रिपेयर किया, और जो माहौल था बहुत अच्छा था, क्योंकि सब बहुत डिटरमाइंड थे। आप किसी से भी अगर आप देख लेते, तो उसके अंदर ये चल रहा था कि यार मैं कैसे मैच जिता सकता हूँ, हर एक प्लेयर के अंदर। और ऑब्वियसली रवि सर जब भी बात करते हैं, या विराट भाई बात करते हैं, या फिर रोहित भाई बात करते हैं, तो सब लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं अपनी बातों में। तो वो सारी चीजें मिला के इंडियन टीम मतलब एज अ ग्रुप फिर वापस आई, और जिस तरह की क्रिकेट खेली वो देख के तो पूरा देश एकदम प्राउड फील कर रहा था कि नहीं यार एक टेस्ट हारे हैं, बट जिस तरीके से 3 टेस्ट मैच जीते हैं अगले, एक तरफा जीते हैं, तो वो चीज बहुत बढ़िया रही सीरीज में देखने को मिली जो। अब मैंने जो हम ओपनर्स के बीच अभी एक तरीके से देख रहे हैं कि हेल्दी कंपटीशन है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर भी हो, फिर डोमेस्टिक लेवल पर, जैसे आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, प्रियांक पांचाल के साथ आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रही है, बंगाल के लिए आपकी ओपनिंग जोड़ी बड़ी हिट रही है, साथ ही हमने शुभमन देखे, पृथ्वी शॉ देखे, मयंक अग्रवाल भी हैं, केएल राहुल भी मतलब कंटेंशन में रहते हैं कि टेस्ट मैचेस में भी ओपन या मिडिल ऑर्डर दोनों स्लॉट्स में वो हमेशा ओपन रहते हैं। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? लिस्ट ए की तरफ जाएं तो ऋतुराज की जैसे परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो आपको लगता है कि वो एक और इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है आप लोगों को भी एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कंपटीशन के लिए?
एकदम एकदम, अगर जहां भी हेल्दी कंपटीशन होता है वहां इंसान अपने आप को और पुश करता है। अगर आप कोई भी चीज अकेले करें और चार लोग साथ करें तो वो थोड़ा पुश एक्स्ट्रा मिल जाता है जब आपके साथ लोग और रहते हैं। तो वैसे ये चीजें हेल्प करती हैं, और सब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों में से। हम आपस में हम लोग बहुत खेले हैं, अगेंस्ट खेले हैं, इंडिया ए के लिए सब साथ खेले हैं, तो बहुत अच्छी बॉन्ड है। और ये दर्शाता है अगर इतने सारे ओपनर हैं एक कंट्री में, वनडे क्रिकेट ले लो, 2020 ले लो, या टेस्ट मैच ले लो, तो जिस टीम की बेंच स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अच्छी है वही टीम ज्यादातर अच्छा क्रिकेट खेल रही होती है उस टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट में। तो अगर आप देख सकते हैं सिर्फ ओपनिंग बैटिंग नहीं, हर डिपार्टमेंट में हमारे पास रिजर्व्स हैं। तो जिस टीम के पास ज्यादा रिजर्व्स हैं उसकी हमेशा टीम ज्यादा स्ट्रांग रही है आज तक, आप अगर देखेंगे तो। अभिनाथ, आप इस सेंस में थोड़े फॉर्चुनेट रहे क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि राहुल द्रविड़ के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया आपने, वीवीएस लक्ष्मण एज बैटिंग कंसल्टेंट आपके साथ बंगाल के साथ जुड़े रहे, सौरव गांगुली ने जो एक शुरुआत की थी कि और भी थोड़े आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपको गाइड कर सके, और सौरव गांगुली भी इनफैक्ट जिस मैच में बंगाल ने हाईएस्ट चेज किया रणजी में ईडन गार्डन्स पर, वो मौजूद थे, आपने 183 नॉट आउट उसमें करे। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसे आपने पिक किए उनके ब्रेन, चाहे सौरव गांगुली हो या वीवीएस लक्ष्मण हो, राहुल द्रविड़ का आपने जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली से जो इंटरेक्शंस हुए हो, जो कुछ सीखा हो आपने। Obviously, बहुत लकी रहा हूँ कि मैं इन सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है मुझे। राहुल सर के साथ तो मैंने आपको पहले भी बताया। सौरभ सर बंगाल के प्रेसिडेंट थे जब मैं बंगाल के लिए खेल रहा था, तो उनके साथ भी काफी बात हुई है। वो प्रैक्टिस पे भी आते थे हमारे, और हमारे मैचेस में भी आते थे। तो वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे मेरे को और सारे प्लेयर्स को, बाकी सबको। और कोई भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी क्रिकेट के बारे में बात करनी हो तो हमेशा अवेलेबल रहते थे वो। और उनका हमेशा से ये था कि वो हमेशा कहते थे कि रन्स की भूख हमेशा रहनी चाहिए, कि 50 100 ये सबसे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस स्टार्ट मिल रहा है तो आपको मैच जिता के लाना है टीम को। उनका हमेशा यही रहता था कि बड़े रन, वो हंगर रहनी चाहिए हमेशा रन्स की। अगर मैं 100 भी बनाता था और वो मुझसे मिलते तो बोलते कोई नहीं, वेल प्लेड, लेकिन अगले मैच में और ज्यादा बनाना है। तो वो हमेशा एक पुश करते रहते थे मेरे को। सौरभ सर का तो ये बहुत अच्छी चीज रही कि मेरे को हमेशा ही पुश किया उन्होंने। और आप बात करेंगे वीवीएस लक्ष्मण सर की, तो वो हमारे बैटिंग कंसल्टेंट थे। उनको सौरभ सर जब प्रेसिडेंट बने तो वो ही लाए थे उनको। तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगी हम लोगों की, वीवीएस लक्ष्मण जैसे इंसान के साथ हमको काम करने को मिला। तो लक्ष्मण सर हमारे बैटिंग कंसल्टेंट थे, तो उनसे काफी टेक्निकल बातें भी होती थी, गेम प्लान्स के रिगार्डिंग बातें भी होती थी, और प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं उन बारे में बातें हुई। या इंडिया ए टूर पे जा रहा हूँ तो उससे पहले कि सर वहाँ कैसी कंडीशंस मिल सकती हैं, तो ये सब चीजों के बारे में भी काफी बातें हुई। वो सीजन के बीच में भी आते थे, जैसे अगर रणजी ट्रॉफी खत्म हुई और वनडेज चालू हैं तो वो टाइम पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कि फॉर्मेट चेंज करना है तो क्या माइंडसेट रह सकता है, किस तरह की तैयारी की जा सकती है, फिजिकली हो या मेंटली हो, या गेम प्लान में क्या क्या चेंजेस लाई जा सकते हैं, कि छोटे टाइम में अगर 4 ही दिन है तो रेड बॉल से व्हाइट बॉल में कैसे वो चेंज लाना है। तो वो सारी चीजें काफी सीखने को मिली उनसे। तो ओवरऑल बहुत मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि इतने सारे लेजेंड्स ऑफ द गेम के साथ वर्क करने को मेरे को मिला है। अच्छा, अब जो अब आपका अगला असाइनमेंट है, ऑब्वियसली उसकी आप तैयारियां भी कर रहे हैं। इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहले है, फिर उसके बाद एक लंबी सीरीज है। तो उस लिहाज से एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ड्यूक्स बॉल से आप ऑलरेडी खेल चुके हो इंडिया ए के लिए भी, तो ड्यूक्स और एसजी में, एसजी इंडिया में होता है, कुकाबुरा से भी आप खेलोगे। थोड़ा सा आप अगर चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि राहुल द्रविड़ सर उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि इंडिया का बेस्ट चांस है, क्योंकि तैयारियों के लिहाज से इंग्लैंड सीरीज की उन्होंने बात करी, तैयारियों के लिहाज से वक्त पूरा मिलेगा, कि ड्यूक्स बॉल एक अलग चैलेंज लेके आते हैं। अब कभी भी एज अ बल्लेबाज सेट नहीं रहते क्योंकि वो बॉल लगातार हलचल करता रहता है। तो थोड़ा सा अगर आप इससे बता पाएं कि ड्यूक्स का चैलेंज क्या रहता है और कुकाबुरा और एसजी से कैसे ये हल्का अलग है। ड्यूक्स बॉल का सबसे बड़ा चैलेंज है कि तीनों बॉल्स में सबसे ज्यादा सीम जो प्रोमिनेंट है वो ड्यूक्स बॉल का है। एसजी का बॉल अगर आप कहेंगे तो स्विंग होता है, सीम होता है, लेकिन एक टाइम के बाद थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है। तो फिर इतना सीम स्विंग नहीं होता और स्लो हो जाता है विकेट, क्योंकि अगर बॉल हार्ड नहीं होगा तो उतना तेजी से नहीं आता है। तो बैट्समैन को अगर कुछ स्विंग भी हो रही है, रिवर्स स्विंग भी हो रही है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज्यादा टाइम मिलता है। अगर आप कोकाबुरा बॉल की बात करें तो उस पे सीम रहता है प्रोमिनेंट, बट वही थोड़े ओवरों के बाद वो दब जाता है, और इतना सीम नहीं होता है वो बॉल। बट जहाँ की आप बात करें ड्यूक्स बॉल की, वो इन सब बॉल्स में सबसे हार्ड बॉल है, मतलब अगर आप देखेंगे, और उसका सीम सबसे ज्यादा ऊपर रहता है। तो वो बॉल जल्दी से पुराना नहीं होता है, वो हार्ड रहता है, और उसका सीम हमेशा ऊपर रहता है। अगर आप जैसे कहें कि क्योंकि विकेट्स वहां पे थोड़े ग्रासी रहते हैं, तो विकेट सरफेस पे उतना बॉल खराब जल्दी होता नहीं है। ग्राउंड्स इतने अच्छे हैं कि बॉल आपके ग्राउंड पे नहीं लग रहा है, वो घास पे ही ट्रेवल कर रहा है। स्क्वायर्स भी ग्रीन रहते हैं। जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो पिच के साथ वाले विकेटों पे बॉल गिर के थोड़ा खराब होने का चांस है, बट वहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं पास के विकेट भी ग्रीन रहते हैं, तो बॉल जल्दी पुराना नहीं होता है।
तो इसलिए वो बॉलर्स को हमेशा एक चांस देता है कि कभी भी बॉल सीम होने लगती है, स्विंग होने लगती है, और ऑब्वियसली वहाँ के कंडीशंस भी उस बॉल को और हेल्प करते हैं। जैसे ही ओवरकास्ट होता है, चाहे वो आप 50 ओवर खेल चुके हैं, आप 80-90 रन पे भी खेल रहे हैं, तो भी वो बॉल हिलने लगता है एकदम से। अगर एक थोड़ी बारिश हो गई, फिर विकेट पे मॉइस्चर आ गया, तो ड्यूक्स बॉल इसलिए राहुल सर ने भी ऐसा कहा कि बैट्समैन सेट नहीं है। बट वही एक चैलेंज है कि आप उस कंडीशन में अगर रन बनाए अपने देश के लिए, तो वो एक अलग ही फीलिंग है मेरे हिसाब से। अच्छा, जैसे आपने बोला कि तैयारियां चल रही हैं दौरे की, आप ऑब्वियसली आपने ओपन ज्यादा किया है, कभी कभी आपने वन डाउन भी खेला है, क्योंकि इंडिया में वही जो हम कंपटीशन की बात करें उस लिहाज से हम देखें तो वन डाउन भी खेला है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने देखा कि स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर को लेकर भी देखें तो थोड़ा सा ऑप्शन अभी उतने नहीं है, क्योंकि लिमिटेड स्क्वाड भेज सकते हो, लंबा दौरा है। अगर वो अपॉर्चुनिटी आती है तो कैसे उसके लिए तैयार हो गए? क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा मयंक को बीच में बैटिंग करना पड़ा था, और साथ ही साथ आपने कीपिंग भी कर रखी है। अभी जैसे पता चला आपके ही टीममेट धीमान साहा अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो कोविड पॉजिटिव हैं, रिकवर नहीं कर पाए। तो जस्ट इन केस मैं ये जानना चाहता कि विकेट कीपिंग से भी आप टच में रहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है टीम को, तो ये अलग अलग जैसे रोल्स हैं क्या? स्कूल क्रिकेट में विकेट कीपिंग करी थी लास्ट ईयर, क्लब में कभी-कभी करी है। अच्छा। बट आप बैटिंग की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं है कि टीम को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ खेलने को तैयार हूँ। और मैंने ये रोल पहले भी किया हुआ है, इंडिया ए में कभी-कभी हुआ है कि मेरे को 3 नंबर खेलना पड़ा हो। बट वो रोल में मेरे को लगता नहीं कोई भी दिक्कत आएगी। मेरा बस यही काम है कि जब भी मुझे मौका मिले अपनी टीम के लिए 100% दूँ और परफॉर्मेंस करके दिखाऊँ टीम के लिए। अच्छा, आपने स्कूल क्रिकेट के अब जिक्र जैसे किया है, तो थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें और आपके फादर का, क्योंकि हमने सबसे पहले शुरुआत की थी हीरोज आपके, मतलब रोल मॉडल राहुल द्रविड़ ऑब्वियसली हैं, और हर किसी के लिए फादर जो पिता का रोल रहता है वो भी एक हीरो वाला रहता ही है। तो जिस तरीके से उन्होंने आपको शुरुआत से ही बैक किया, गाइड किया, उनकी भी स्टोरी है, शायद वो आपके जरिए अपना सपना जी रहे हैं। उनको क्रिकेटर बनना था, लेकिन उस वक्त पर आपकी थोड़ी फाइनेंशियल जो है सिचुएशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्होंने बता रखा है कि कैसे वो अखबार बांटने का काम या फिर आइसक्रीम बेचने का काम, इस तरीके के काम करते थे। फिर उसके बाद आप जब आए, आपको तैयारियां करवाने के लिए वो किस तरीके से डिटर्मिन्ड रहते, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि कितना वो एक एहसास अलग होता है कि यार मेरी वजह से ऐसा लगता है कि पापा भी मेरा एक जो अपना सपना था वो पूरा कर रहे हैं साथ साथ। ये सब बातें सच हैं कि उनका भी सपना था क्रिकेटर बनने का, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से गेम को अफोर्ड नहीं कर पाए। और बट उनके अंदर वो क्रिकेट के लिए हमेशा से पैशन था, और उन्होंने जब देखा कि मेरा भी इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो उन्होंने मेरे को हमेशा से बैक किया कि नहीं तू खेल, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज में सपोर्ट किया। जैसे कि कहीं पे भी जाके मैचेस खेलने हो या फिर ट्रैवल करना हो, या जो भी अपॉर्चुनिटीज कहीं भी मिल रही हो, तो मुझे हमेशा भेजते थे टूर्नामेंट्स खेलने जब मैं छोटा होता था। और मैं उत्तराखंड में था, तो उत्तराखंड की तब एफिलिएशन नहीं थी बीसीसीआई की, तो उन्होंने ही पूरा रिसर्च करके किसी से बात-वात करके मेरे को कलकत्ता भेजा था। और कलकत्ता जब मैं गया, फिर मैं 10 साल का था जब मैं कलकत्ता गया, और वहाँ पे फिर लीग्स वगैरह खेलता रहा मैं। और फिर वहीं से बंगाल से मैं अपनी सारी क्रिकेट खेला हूँ आज तक की स्टेट क्रिकेट। और फादर का रोल ऐसा रहा कि वो रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते देखा है, और ये भी देखा कि वो कैसे लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो हार्ड वर्क उनका मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, और वो एक इंसान है जो मेरे को सबसे ज़्यादा बैक भी करते हैं, और सबसे बड़े क्रिटिक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक इंसान आपकी लाइफ में रहता है जो आपको आईना दिखाता है। अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो हमेशा मेरे से बात करते हैं उस बारे में, क्रिकेट की बात हो या लाइफ की बात हो। और फादर के साथ-साथ मेरी बहुत किस्मत अच्छी है कि मेरी मॉम, मेरी बहन, इन लोगों ने भी मेरे को बचपन से हमेशा ही सपोर्ट किया है। तो एक चीज़ रहती है, अगर आप ग्राउंड पे जा रहे हो और फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप उतने क्लियर माइंड से नहीं खेल पाते। बट अगर आपकी फैमिली आपको हर एक सेकंड, हर एक पल में सपोर्ट करे, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, तो एक वो बहुत आपको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार, मेरे साथ मेरी फैमिली है। तो उस तरीके से मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे डे 1 से लेके आज तक जो भी मैं जर्नी रही है, उसमें हमेशा ही सपोर्ट किया है मेरे को फुली एकदम। आपने जिक्र किया अपने पिताजी का, उन्होंने आप मतलब उनका ये विजन था कि औरों के लिए, वो ये नहीं चाहते कि भाई मेरा बेटा है उसके लिए ही सिर्फ, लेकिन उन्होंने एक क्रिकेट एकेडमी बनाई वहां पर देहरादून में ही, अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी। जैसे आपने बोला कि आपके टाइम पर उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन अब हाँ क्योंकि जी। उत्तराखंड के बाकी भी जो है, अब तो खैर टीम को भी एफिलिएशन मिल चुका है। अगर किसी को तैयारियां करनी है, किसी को बढ़िया कोचिंग चाहिए, तो वो जैसे वहां पर आ सकते हैं। जो आपने आपकी जो अकेडमी है उसके बारे में अगर हाँ। थोड़ा बताएं, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए जो उत्तराखंड से हैं और देखेंगे, उनके लिए भी एक रास्ता खुल सकता है। जैसे आपके लिए नहीं थी अपॉर्चुनिटी, तो आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़े, लेकिन अब वहां हाँ। पर फैसिलिटीज है, उस पर थोड़ा अगर आप बताएं। नहीं, मेरे फादर का बहुत पैशन था क्रिकेट के लिए, तो वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे क्रिकेट के लिए, कुछ कंट्रीब्यूशन अगर उनकी तरफ से हो पाए। तो उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी बनाई है देहरादून में, अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी के नाम से वो एकेडमी है। अगर वहाँ की यहाँ की फैसिलिटीज मेरे हिसाब से वर्ल्ड में नंबर 1 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप मांगे एक क्रिकेटर को, जो जो चीज़ चाहिए वो सब अवेलेबल है। आप प्रॉपर साइज का ग्राउंड कहें, फ्लड लाइट्स कहें, जिम कहें,
आपको रहने की जगह बहुत अच्छी है, और आपका टेबल टेनिस रूम, आपका स्विमिंग पूल, इंडोर फैसिलिटी है। तो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं, एक प्लेयर को जो जो चाहिए हो सकती हैं। और कोचेस सब बहुत जबरदस्त हैं, जैसे आप कहेंगे अपूर्वा देसाई सर हैं, मनोज रावत सर हैं, आपके सुशील जावले सर हैं। तो ये लोग जितने कोचेज हैं, ये लोग भी बहुत क्वालिफाइड कोचेज हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, अगर किसी को भी आना हो तो मोस्ट वेलकम है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। और ऐसी फैसिलिटीज मैं कहता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मिल पाती है, क्योंकि मैंने भी जब क्रिकेट खेली है, मैं कलकत्ता में रहता था, उतनी फैसिलिटीज हमको कभी नहीं मिली है। बट अभी जब भी मेरे को मौका मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आऊँ और अपनी गेम को और इम्प्रूव करूँ। और जितनी चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं वो फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए शायद मेरे को और कहीं ना मिल पाए, तो मैं ट्राई करता हूँ जितना भी हो सके इसको यूज करूँ। एज ओपनर आपको क्या लगता है, क्योंकि हमेशा इंग्लिश कंडीशंस में या कहीं पर भी जैसे ओवरसीज होता है, सेना कंट्रीज हम बोलते हैं, ओपनर का रोल एक काफी अहम हो जाता है। इस बारी जैसे तमाम चीजें चल रही कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर भी लगातार चर्चा रहती है। रोहित शर्मा को लेकर हमेशा बात होती है। आप रोहित शर्मा को एज एन ओपनर क्या देखते हो और किस तरीके से उनसे सीख लेते हो? जैसे उन्होंने आपने बताया कि इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने जिस तरीके से स्वीप प्रैक्टिस किया था और उसको इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड पर, ऐसे ही वो भी जैसे आप तैयारियों में लगे हैं, भाई पर्टिकुलर होना है वहां पर। सुबह सुबह आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बॉल्स ऐसी यूज कर रहे हो जो ज्यादा स्विंग हो। आपको क्या लगता है रोहित शर्मा का इम्पैक्ट आप पर जो रहा है और जो आप देखते हैं आने वाली सीरीज में? रोहित शर्मा आप अगर देखें एज द ओपनर बहुत सक्सेसफुल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब से उन्होंने ओपनिंग चालू करी है उनका रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट हैं वो अभी। और उनसे जैसा कि मैंने आपको सीरीज में भी बताया किस तरीके की तैयारी कर रहे थे, जिस तरीके की उन्होंने एक इनिंग खेली, सेकंड टेस्ट मैच में 160 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, जिससे इंडिया ने बहुत बड़ी लीड ली और हम वो टेस्ट मैच जीते जहां हमने सीरीज बराबर करी। तो वो चीजें बहुत मोटिवेटिंग है कि एक टेस्ट मैच में रन नहीं होने के बावजूद कैसे वो कमबैक कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर आप उनके परफॉर्मेंस से एज अ क्रिकेटर हम लोग सभी मोटिवेट हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने 500 बनाए थे पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में, जहाँ की आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट था, बट वो भी फिर भी चैलेंजिंग था, बाकी बैट्समैनों के लिए भी दिक्कत हो रही थी। अगर आप बाकी कंट्रीज के ओपनर देखें तो इतना इजी रन कोई नहीं बना पाया था। तो बहुत एक्सपीरियंस है उनको, और वो क्रिकेट मतलब क्रिकेट को या अपनी गेम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और इतना एक्सपीरियंस उनके पास है कि मुझे लगता है कि अभी हमारी कंट्री के बेस्ट ओपनर तो अगर आप कहेंगे वही हैं, और वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द टेस्ट बेस्ट ओपनर्स हैं वो। तो मजा आएगा उनको देखने में, उनके साथ प्रैक्टिस करने में, किस तरीके से वो तैयारी करते हैं, किस तरीके से वो मैच में खेलते हैं, ये सब देखने की बात पता चलेगा कि ऐसा मैं और उनसे क्या सीख सकता हूँ, किस तरीके की मैं भी तैयारी कर सकता हूँ, या मैं क्या अपने चेंजेस ला सकता हूँ छोटे गेम में। तो बस वही चीजें सीखने को मिलेंगी उनसे। अच्छा अभिमन्यु, हमारे चैनल का नाम है स्पोर्ट्स यारी, तो इसमें हम यारी का जिक्र जो है जरूर करते हैं, क्योंकि आप भी काफी यंग एज में से शिफ्ट कर गए थे कोलकाता, फैमिली से दूर रहना। वैसे में अगर आपको किस्सा सुना पाए अपनी यारी का, फ्रेंडशिप का, जो हमेशा शुरुआत से आपको लगा हो यार कि एक ये सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि फ्रेंड्स ना होते तो इस तरीके से पुश नहीं करते, मुझे मोटिवेट नहीं करते, या एक अपनापन जो आपको मिला हो घर से दूर रहते हुए। मैं तीन दोस्त हैं मेरे बहुत ही खास, अगर मैं बताऊंगा, एक अभिषेक रमन है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, तो वो और मैं साथ में कलकत्ता गए थे। और अभी रणजी ट्रॉफी में वो और मैं ओपनिंग करते हैं। तो लगभग 15 साल से ऊपर हम लोग साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं, और मतलब अगर आप यारी कहेंगे वो फैमिली की तरह ही हो गया है। और एक दोस्त है मेरे ऋतिक रॉय चौधरी, वो बंगाल के हैं, तो उनके साथ करीबन मैं 8 9 साल रहा हूँ उनके साथ। और वो भी बंगाल के लिए भी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो हम लोग तीनों जब साथ रहते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, एक टाइम स्पेंड करना एकदम फैमिली रिलेशन की तरह हो गया है। और एक दोस्त है मेरे लक्की चौधरी, वो भी बंगाल से हैं और वो भी बहुत क्लोज जा रहे हैं। तो मतलब अगर आप कहेंगे फैमिली के सिवाय अगर मैं किसी और से बात करना चाहता हूँ, ये तीन लोग हैं जिनको मैं किसी भी टाइम फोन कर सकता हूँ और हमेशा रहेंगे मेरी हेल्प करने के लिए, या फिर अगर इनको हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा रहूंगा। मेरे को नहीं लगता कि फैमिली के बाद मेरे कोच हैं मिस्टर अपूर्व देसाई, और अगर उसमें किसी को ऐड करना चाहूँ अपनी फैमिली में तो ये तीन लोग हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। और आपने जैसे अब, क्योंकि इंडिया भी काफी लंबे अरसे से अभिमन्यु वेट कर रही है वर्ल्ड टाइटल का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन न्यूजीलैंड उस कंडीशन में हमें पता है उनका जो बॉलिंग अटैक है वो किस तरीके से डेडली साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है उस कॉन्टेस्ट को कैसे देख रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि वो सूखा इस बारी खत्म होगा, वर्ल्ड टाइटल घर आ रहा है वापस इंडिया? जरूर जरूर भैया, क्योंकि मेरे को लगता है जिस तरीके की हमारी टीम है, हम लोग ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। और एक मैच और है, अगर हम उन 5 दिनों में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो हम डिजर्व करते हैं ये ट्रॉफी जीतना, क्योंकि बहुत कहूंगा टफ कंपटीशन था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। आप कहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से जिस तरीके से हम लोग सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके इंग्लैंड से होम में 1-0 डाउन थे, वहां से 3-1 सीरीज जीते हैं। तो ये सब चीजें दिखाती है कि टीम कितनी जबरदस्त है।
और अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। ऑब्वियसली मेरे को लगता है सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा कि वो उन लोग की बॉलिंग और हमारी बैटिंग, हम लोग वो चीज़ कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि हमको पता ही है उनके फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है और हमारी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो वो कॉन्टेस्ट मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़ा आएगा उसमें क्या होगा देखने में। और लेट्स होप कि इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम हो रही है और इंडिया ही उसको जीते। बिल्कुल अभिमन्यु, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आपको कि आपका जिस तरीके से रहा है परफॉर्मेंस वो आगे और बेहतर होता रहे, और इसी तरीके से आप रन करते रहें, और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज जैसी आपकी रही है लगातार। और जैसे कि हमने जिक्र किया था आपके पिताजी का, उनको उन्होंने कोई भी कटिंग मिस नहीं करी है आपकी अब तक की, स्कूल क्रिकेट से लेकर जहां तक आप अभी पहुंचे हो। तो आई होप वो दिन भी जल्दी आए जब वो इंडिया कॉलअप की और इंडिया जर्सी की इंडिया कैप लेते हुए आपकी तस्वीर और आपकी वो हेडलाइन कटिंग अपनी जो फाइल में है उसको इकट्ठा करें बहुत जल्दी। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।